इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिभूषण जी। प्रोफेसर वाजपेयी, हर एक व्यक्ति जीवन में पहले छात्र होता है, बचपन से लेके आगे बढ़ता है। जी जी। कोई सरकारी जॉब में जाता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न विषय हैं जहाँ आदमी जाता है। थोड़ा सा अपने छात्र जीवन, परिवार, कैसे बचपन जी और जी। अब तक थोड़ा सा सफ़र के बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी जी। ये बात तो सही है कि बचपन में जो चीज़ें तय होती हैं बीज के रूप में बोधी जाती हैं, धीरे धीरे व्यक्तित्व का निर्माण उनके अनुसार ही होता रहता है। मैंने जब से होश संभाला है तो मेरे पिताजी ब्लॉक में सर्विस करते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। और शुरुआत तो बहुत ही छोटी नौकरी से की थी, धीरे धीरे डेवलप हुई। तो बहेड़ी जगह है ज़िला बरेली में, उत्तर प्रदेश में। पर आप तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा? जी, मध्य प्रदेश में तो मैं 40-45 सालों से हूँ, लेकिन रहने वाला तो एक डिस्ट्रिक्ट मूल रूप कोई से है, वहाँ का रहने वाला हूँ। एक नैमिषारण्य तीर्थ का नाम आपने सुना होगा, एकदा नैमिषारण्य, वो उसके पास में एक गाँव है हमारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मुझे ध्यान है एक बिल्किस बेगम हमको पढ़ाने के लिए आया करती थी, ट्यूटर्स थी हमारी। तो वो लिखती थी तख्ती पे, घोट पर मैं अच्छे अच्छे अक्षर लिखा करता था। तो ऐसे होता था। तो वो कहते थे, वो बड़े प्रेम से कहते हैं, ये तौबा तौबा हमारे भैया के लेख को नज़र न लग जाए। ये मुझे याद आता है। तभी हमारी किताब आई है अरुण सतसई 700 दोहों की, उसमें एक दोहा मैंने उनको समर्पित किया है, जिसने सबसे पहली बार अक्षर ज्ञान मुझे आपको दिया। फिर धीरे पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा एक खुटार जगह शाहजहाँपुर में, जहाँ पर कि एडमिशन कराने के लिए गए हम। तो जब वहाँ पहुँचे स्कूल में तो पिताजी साथ में थे, तो कहा एडमिशन किस क्लास में होगा। तो मुझे ध्यान है वो अवधी भाषा का, तो माँ साहब ने कहा कि लड़का तो चौथी के लायक है। अच्छा, मतलब कि क्लास 4th में एडमिशन के लायक है। इतना मैं पढ़ चुका था घर में। तो मैंने KG 1 से पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं की, डायरेक्ट क्लास 4 से मेरा एडमिशन हुआ। और फिर वहाँ पर भी अच्छा पढ़ने में तेज़ था, और टीचर्स बहुत लाइक करते थे। और उसके बाद में शिफ्ट हुआ जब पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी मुझे तो ग्रेजुएशन के बाद आप मध्य प्रदेश शिफ्ट किए या ग्रेजुएशन के बाद में? ग्रेजुएशन के बाद में। तो स्कूल में जब जाता था टाइमली पहुँचना, तो मुझे ध्यान है कि जब प्रार्थना होती थी तो 2 लड़के जो मेज पर खड़े किए जाते थे प्रार्थना बोलने के लिए, वो शक्ति हमें दो दया दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, तो उनमें एक मैं हुआ करता था। और हर एक कार्यक्रम में मेरी सहभागिता होती थी, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 5 सितंबर हो। अच्छे वक्ता के रूप में भी की जाती है, भगवान की कृपा है। तो उसमें मैं जाया करता था। कभी कभी तो ऐसा हो जैसे 5 सितंबर को मेरा वक्तव्य हो गया और बाद में उस ब्लॉक के सारे ऑफिसर्स आए, पिताजी आए, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग आए, तो मुझे दोबारा बुलाया जाता था। अर्थशास्त्र की तरफ कैसे रुचि हुई आपकी? अर्थशास्त्र एक दुर्घटना है, अर्थशास्त्र की तरफ जाना तो अच्छा, बहुत बड़ी दुर्घटना है मेरे लिए। हुआ इस तरह से हूँ कि मैंने जब हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों ही मेरे पास थे। और संस्कृत में डिस्टिंक्शन थी मेरी इंटरमीडिएट में। BA में गया तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था हमारा, तो वहाँ पर भी हमने तीनों विषय लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों साहित्य लेकर करते हैं। बहुत डिफ़िकल्टी हुई, वो कर दिया और अच्छा उसमें भी करता रहा। लेकिन उसके बाद जब जबलपुर शिफ्ट हुआ मैं, हमारे भाई साहब वहाँ पर थे प्रोफेसर केमिस्ट्री में, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। तो उस समय के जो वाइस चांसलर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर PD अग्निहोत्री जी, प्रभुदयाल अग्निहोत्री, जिनका बेटा विवेक अग्निहोत्री आजकल वो डायरेक्टर है फिल्म में, मंजरी जोशी से जिसने शादी की है। तो वो आए घर पर मिलने के लिए भाई साहब से, उनको पता चला उनके भाई लोग आए। उन्होंने कविताएं लिखता था और नीरज और बलवी सिंह रंग वगैरह के साथ में कवि सम्मेलन में जाता था, तो उन्होंने कविता सुनाओ, मैंने कविता सुनाई। दूसरे उन्होंने भाई साहब को बुलाया और कहा कि देखो भाई, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य में तो कुछ नौकरी मिलने वाली नहीं है, अगर इनसे कहो कि इकोनॉमिक्स में करें तो अच्छा रहेगा। भाई साहब मुझसे कहा कि आप अर्थशास्त्र में कर सकते हो। तो केवल अनुशासन और उनका जो भय था उससे कारण हाँ बोल दिया। मुझे ABCD नहीं पता थी इकोनॉमिक्स की,
लेकिन इकोनॉमिक्स मैंने एमए ज्वाइन किया और बड़ी मेहनत की। मैथमेटिक्स की स्ट्रांग बैकग्राउंड थी, उसे स्टैटिस्टिक्स में उसकी अच्छा मदद किया। मिली आपको। और मुझे अच्छा लगा जब एमए प्रीवियस मैंने टॉप किया पूरी यूनिवर्सिटी में विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स। और फिर इकोनॉमिक्स एमए किया, पीएचडी किया और बाद में बड़े बड़े जो पायदान होते हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहे आप? ऑनरी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर रहा। फिर 2002 में लिस्बन में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 21 इकोनॉमिस्ट को लीड करके वहाँ पर गया। पहली मर्तबा आप वाइस चांसलर किस विश्वविद्यालय के? पहली बार 2003 में एक रीवा विश्वविद्यालय जिसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ का मुझे कुलपति नियुक्त किया गया एक था। और विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश में? बनते ही क्या हुआ कि वो भी बहुत कम एज बन गया था, 46 साल की उम्र थी तभी बन गया था वाइस चांसलर। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख ने उसकी भूमिका रखी थी और बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय। वहाँ कुछ समस्याएं ज़्यादा चल रही थी, तो पता नहीं क्या ऐसी व्यवस्था हुई, एक दिन गवर्नर हाउस से फ़ोन आया कि उसका भी एडिशनल चार्ज मुझे देंगे। मैंने कहा भी अभी यही विश्वविद्यालय नया है और मेरी उम्र कम है। बोला नहीं, आपके लिए आदेश है कि आप उसको भी काम देखेंगे। तो 1 साल दोनों विश्वविद्यालयों का कार्यभार हमारे पास में था, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। और फिर मध्य भारत से सीधे हिमालय की कंदराओं में शिमला? भाई तपस्या का प्रतिफल होता है, जब ईश्वरी कृपा होती तो इसी प्रकार से होता है। मैं तो नर्मदा तट पे बैठे हुए तपस्या कर रहा था, वहीं पर ही कुछ भूमिकाएं इस प्रकार से बनी कि हिमाचल की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने एक बार भाषण दिया था, जो रीवा का क्षेत्र विंध्याचल का क्षेत्र है। अब तो हिमाचल प्रदेश में आपका दूसरा कार्यकाल हो गया। विंध्याचल की मैंने सेवा की। विंध्याचल की जो आयु है सभी जानते हैं, हिमाचल से पुराना पर्वत है। अगस्त मुनि जा रहे थे यहाँ से, हिमाचल ने कहा कि आप जा रहे हो, विंध्याचल बढ़ता चला आ रहा है और आपने उनको नगाधिराज से आशीर्वाद दे दिया है, तो कुछ तो करो ऐसा। तो जब विंध्याचल ने उनसे आशीर्वाद लेने झुका तो उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो वैसे ही झुका हुआ है। वही तो मैंने कहा विंध्याचल में मैंने सेवा की तो उसका प्रतिफल हुआ कि मैं हिमाचल में आया, हिमाचल की सेवा करूँगा। तो वैसे कैलाश के दर्शन हो चुके हैं, मैंने मणिमहेश की यात्रा की है, तो ये सब ईश्वरी कृपा होती है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद प्रोफेसर वाजपेयी के साथ बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जाएगा। फैकल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। 232 पद तो शिक्षकों के ही खाली हैं, बाकी स्टाफ के, क्लरिकल स्टाफ या दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का स्टाफ हो, वो खाली हैं। वही नहीं है तो कैसे हम दे पाएंगे शिक्षण? कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उसको हम खोलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर वाजपेयी जी, आप एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हालत पतली है। जी जी, ये क्या कारण है? दरअसल देखिए, इकोनॉमिक्स से ज्ञान में और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे मिसिंग गैप्स होते हैं। भारतवर्ष के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की हालत उतनी अच्छी नहीं है। फिर एक पहले जो प्रोफेसर रेड्डी थे, गवर्नर आरबीआई, उन्होंने पूरा एक पेपर प्रेजेंट किया था, लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड में सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट जहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमी जो ठीक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत सारे और चीज़ें चाहिए होती हैं। लोग कहते हैं जी, कि आप एक कठिन से कठिन प्रश्न को भी बड़ी चतुराई से टाल देते हैं। जी, कि ऐसा ही तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि देखिए, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, मुझे पता है कि रिसोर्सेज कहाँ से आ सकते हैं, और मैंने कोशिश भी की अपने इस विश्वविद्यालय की स्थिति सुधारने में। जब मैं आया था तो 50 करोड़ की ग्रांट थी हमारे विश्वविद्यालय की, आज 79 करोड़ हो गई। तो जो स्टेट का जो एक्सचेकर से हमको मिलना चाहिए था, उसमें काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हुई। दूसरा, हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, जितनी यूजीसी से फंडिंग और यूजीसी से फंडिंग तो अलग, वो तो प्रोजेक्ट टाइप फंडिंग होती है, उसको क्या है हम सैलरीज वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम किया, जो एफडीआर हमारी पड़ी हुई थी लगभग 130 करोड़ की, उनको पूल करके उसके इंटरेस्ट को पेंशन पूल में ट्रांसफ़र किया। एक प्रकार से जी, एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय इस प्रदेश जी का। जी 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 और
लोगों की आशाएं आकांक्षाएं इसी से है, जी इसी विश्वविद्यालय से है। जी सफाई की बात करूं या डिपार्टमेंट्स में, मैं अपने अपने प्रोफेशन की बात कर लेता हूं। जी जी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है, बच्चे प्रैक्टिकल कहाँ ट्रेनिंग जाके करेंगे, जी। बिल्कुल मैं तो कहूँ कि ढारों में ही चल रहा है जी। इस तरह से। इस व्यवस्था को, आपका ये दूसरा टर्म है, तो इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे आप? क्या आपके पास कोई विजन है इसके लिए? नहीं, देखिए विज़न तो हमने तो विज़न डॉक्यूमेंट ही तैयार किया है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा विज़न और दूसरा क्रिएटिविटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। दोनों के समन्वय से ही समय चीज़ें चलेंगी। 1971 से यूनिवर्सिटी खुली हुई है, मैंने तो 2011 में ज्वाइन किया है। हमने बहुत प्रयास किया है। आपको क्या लगता जर्नलिज्म है डिपार्टमेंट में आपने देखा, कम्युनिटी 3 साल ये हो गए, जी अभी 3.5 साल 4 साल हो हाँ, गए। 4 साल हो गए। तो आप क्या उपलब्धि मानते हैं कि इस दौरान आपने क्या किया ऐसा जिसको हम कहें कि जाने लोग याद करें? देखिए, आते ही विश्वविद्यालय के कुलगीत का निर्माण हुआ। भारतवर्ष का 6वां विश्वविद्यालय जिसमें कि कुलगीत बना है। विज़न डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, सारे डिपार्टमेंट्स के एसोसिएशंस बनवाए, जो साइंस के सब्जेक्ट्स उसमें सैप पहले से था उसको और स्ट्रेंथन किया। इंटीग्रेटेड इन हिमालयन स्टडीज़ है जो कि लगभग बंद होने के कगार पे था, उसे शुरू कराया। 7 करोड़ की ग्रांट हमको मिली। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फ्रंट पे 50 करोड़ की ग्रांट थी, 79 करोड़ किया। धर्मशाला में जो कैंपस था हमारा, वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। 200 बीघा ज़मीन हमको घड़ाहट्टी में चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है। ऊना और मंडी में हमारे एडिशनल कैंपसेस बनने वाले हैं। 57 नए कोर्सेज और तो पीठ वगैरह को स्ट्रेंथन करने का हमने बीड़ा उठाया, जिसमें कि MBA रूरल डेवलपमेंट है, MSc एनवायरमेंटल साइंसेज है, हिंदी में जर्नलिज्म का कोर्स है। ये सारी चीज़ें उसी कैसे शुरू हो जाएगा, उसकी जितनी हमारी तरफ तैयारी करनी। देखिए, 2 तैयारियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी में। एक तो प्रशासनिक स्तर पर जिसमें वाइस चांसलर तैयारी करता है, उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमें जो इनपुट्स चाहिए, जो क्रिएटिविटी चाहिए डिपार्टमेंट से, वो हमको नहीं मिल पा रही है। मुझे कहने में संकोच नहीं है। यद्यपि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विगर और जो एक जुनून सवार होना चाहिए काम करने का, वो अभी कमी हमको नजर आ रही है। आपने कुछ चीज़ें बताएं कि आप ये क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं। फैकल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। 232 पद तो शिक्षकों के ही खाली हैं, जी। बाकी स्टाफ के, क्लरिकल स्टाफ या दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का स्टाफ हो जी, वो खाली हैं। वही नहीं है तो कैसे हम दे पाएंगे शिक्षा लोगों को? इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पिछली मरतबा 37 टीचर्स के पद हमने भरे थे। क्या तो लिफाफे बंद ही हैं अभी तक? लेकिन वो कोर्ट के आदेश से बंद हैं। कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उसको हम खोलेंगे। और राजनीतिक कारण तो नहीं है? जी, राजनीतिक कारण तो नहीं है? राजनीतिक कारण इसमें नहीं है, सिर्फ कोर्ट के कारण ही है। क्योंकि पहले भी जब हमने नियुक्तियाँ की थी, क्वालिफिकेशंस को लेकर लोग कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है कोर्ट को, तब तक इनके लिफाफे बंद रखेंगे। वो बंद चलते चले जा रहे हैं। दूसरे नए सिरे से हम नियुक्तियाँ शुरू कर रहे हैं। एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। बाकी जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हमारे पास आती जाएंगी, हम इंटरव्यूज़ करते जाएंगे, और बहुत जल्दी आपकी जो ये नाराज़गी या शिकायत है, इसको हम दूर कर पाएंगे। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के भी हमने लगभग 38 पोस्ट भरी हैं। 48, हम तो लोगों की बात रख रहे हैं, बच्चों की बात रख रहे हैं, 48 एडवर्टीज, अभिभावकों की बात और एडवर्टीज करने वाले हैं। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्स की है, दूसरा हम चाहेंगे कि इसको ऑटोमेशन की ओर बढ़ा रहे हैं। हम लाइब्रेरी को भी ऑटोमेशन में ले रहे हैं। एग्जामिनेशन का बहुत कुछ ऑटोमेशन हमने कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन, ऑनलाइन फीस का सबमिशन, जो रिज़ल्ट बनाने में भी हम काफ़ी कंप्यूटराइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो वो एक विकल्प नहीं है, वो हम सप्लीमेंट करेंगे। ऑटोमेशन और ICT इज़ गोइंग टू सप्लीमेंट सी आवर एक्टिविटीज़। इस तरह से काम चल रहा है। एक और जिसको लेके हो हल्ला होता है, हो रहा है, हंगामा हो रहा है, रूसा प्रणाली। जी जी, तो आपने भी कहा, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी प्रणाली है। जी जी, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं निकलना। सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया था उसमें, आगे वो किस तरह से पढ़ेगा। ये क्या इस बीमारी का इलाज है क्या आपके पास? नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, ये बीमारी नहीं है। ये तो समझिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे नवाचार का समझिए कि परिणाम है। ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली केंद्रीय सरकार की प्रणाली थी,
जिसके अंतर्गत हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया है, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम्स लागू किया है, जिसमें हॉबीज़ को अवसर दिया है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट को पूरा सम्मान दिया जाता है। एक ऐसी प्रणाली जो कि रूपांतरण की प्रणाली हम कितना समय लगेगा चीज़ों को? समय नहीं, ठीक है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है। शुरू में कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स थे, सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं था, हमें कंसल्टेंट को बुलाया, फिर कुछ इनपुट जो कि कॉलेज से आने थे वो हमको नहीं टाइमली मिल पाते थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो गई हैं। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनको हम ठीक करके इसको अच्छी व्यवस्था में इसको दे देंगे और एक बेटर समझिए कि सिस्टम है जिसको कि कॉलेज में लोगों ने काफ़ी स्वीकार किया है, विद्यार्थियों ने स्वीकार किया है। लेकिन ये बात दूसरी है कि जो नई चीज़ आती है तो तकलीफ़ तो होती है, टीचर्स को भी तकलीफ़ होगी, ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को तकलीफ़ होगी, उनको पढ़ना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसलिए तकलीफ होगी, वो लड़के पढ़ाई करेंगे कि वो उनके आंदोलन भाग लेंगे। चलो इस तो वो समझिए यहाँ कि हम वो रुकते एक छोटे से और ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर फिर आते हैं। यहाँ का जो विश्वविद्यालय है ये सबसे गर्माहट भरा रहता है, हंगामे भरा रहता है। बस जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पर्यायवाची नहीं है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर वाजपेयी जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सबसे गर्म और प्रदेश सबसे शांत, यानी हिमाचल प्रदेश सही में हिमालय की कंदरों में बसता है, जी जी, शांत प्रदेश माना जाता है। जी जी, लेकिन यहाँ का जो विश्वविद्यालय है ये सबसे गर्माहट भरा रहता है, जी जी जी, हंगामे भरा रहता है, जी। हंगामादार रहता है। जी, आए दिन हड़ताल है, धरने हैं, प्रदर्शन है, घेराव है, ये क्या कारण है? दरअसल शशिभूषण जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की व्याप्ति जी पूरे हिमाचल में है और कैंपस उसका समर हिल्स में है। तो कैंपस जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पर्यायवाची नहीं है, यद्यपि गर्भगृह हमारा यही है। तो इसकी पुरानी लीगेसी चलती चली आ रही है। तो हमारे 2 स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई SFI इलाज और नहीं मिला ABVP। आपको? इलाज है, आप देखिए पिछले 4 सालों में इनकी मिलिटेंसी कितनी कम हुई है। मिलिटेंसी? हाँ, मैं इसको मिलिटेंसी कहता हूँ। भाई जहाँ समझिए 4 समझिए हत्याएं हुई हों, मतलब वायलेंट होते हैं लोग, तो उसमें बहुत कमी आई है। इनको समझा बुझा करके प्रदेश शासन सहयोग लेकर के, जहाँ पर पुलिस ज़रूरत हुई पुलिस का उपयोग किया, जहाँ वार्ता की ज़रूरत पड़ी वहाँ वार्ता भी की, उससे बहुत कमी आई है। और मुझे लगता है 1-2 साल में ये लोग ठीक हो जाएंगे। और जो कारण आपने पूछा है, मुझे लगता है कि इनको सही ढंग से शुरुआती तौर पे जब ये लोग समझिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इत्यादि कर रहे थे, और वही वर्चस्व की लड़ाई थी कि किस प्रकार से हम कैंपस में ABVP या SFI के समय नेता लोग चुन के आए। जो SCA का इलेक्शन होता था उसमें वर्चस्व की लड़ाई से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि इनका जो प्रदर्शन है मात्र प्रदर्शन के लिए है, अखबार में छापने के लिए है। अंतःकरण में ये लोग बड़े अच्छे हैं। अभी हमने लाइब्रेरी विश्वविद्यालय में व्यवस्था बिल्कुल सही है, फिजूल में कर रहे हैं। बिल्कुल सही व्यवस्था चल फीस रही आपने बढ़ा है। दी? हाँ, फीस बढ़ाई नहीं, फीस को हमने रैशनलाइज किया है, जिसको हम कहते हैं शुल्क का युक्तिकरण। अब 1971 में जो फीस ली जा रही थी वो 2014-15 में नहीं ली जा सकती। हर एक चीज़ के समझिए कि दाम बढ़े हैं, तो उसके अनुसार ही हमने युक्तिकरण किया है। उसको इन्होंने बढ़ने नहीं दी। तो वेलफेयर स्टेट है कुछ तो। जी, वेलफेयर स्टेट है जी। नहीं, वेलफेयर स्टेट मतलब फ्री स्टेट नहीं होता है। जब आपको पानी फ्री में नहीं मिल पा रहा है, जब सड़कों में चलने का आप शुल्क देते हो, जब बिजली का शुल्क देते हो, आप इंटरटेनमेंट जुड़े हो उसका शुल्क देते हो, तो पढ़ाई लिखाई जो निःशुल्क कैसे मिल सकती है? वेलफेयर डज नॉट मीन इट्स अ फ्री स्टेट। वेलफेयर में हम आपको वेलफेयर 4 हैं, जितनी कॉस्ट होती है एजुकेशन की उससे बहुत कम समझिए हम रेमेडियल मेयर्स इस असंतोष को, इस अनरेस्ट को जी आपकी नज़र में क्या होने चाहिए? देखिए, रेमेडियल हम तो सबसे पहले वार्ता ही सबसे महत्व, संवाद और वार्ता, जिसमें हम कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। और उसमें भी हम समझिए कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है बच्चों का जो कि बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करके उनके लिए दूसरा व्यवहार होगा और सामान्य बच्चों के लिए अलग व्यवहार होगा।
अभी आपने लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी में बच्चे बिल्कुल बैठे दत्तचित्त होकर के पढ़ने में बिजी हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मैं जा खड़ा हो जाता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से क्लासरूम्स में आप पाएंगे, क्लासरूम में पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही है, रिसर्चर्स हमारे रिसर्च में जुटे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे MTA में भी स्टेप आ गया है, सारे सब्जेक्ट आपको लगता है कि प्रोजेक्ट्स इस आ तरह रहे की हैं। अनरेस्ट होते हुए कंजीनियल एटमॉस्फेयर बन सकता है पढ़ाई के लिए? नहीं, कंजीनियल एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। जो बाहर से जो मैक्रोस्कोपिक जो व्यू हमारा बनता है वो दूसरा है, और माइक्रो लेवल जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो अलग है। लेकिन हम बताएं आपको जिस पायदान पर विश्वविद्यालय है अभी, जी वो क्या पैमाना होता तो अलग बात है, जी चाहे UGC का हो या कुछ और जी, जी। किसी और संस्था का हो, जी जी। तो वो क्या बिंदु होते हैं जैसे उसको आंका जाता है? बिंदी में देखिए कि तो एकेडमिक्स होता है, उसके बाद में कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसकी इमेज होती है, कितना हमने रिसोर्सेज जनरेट किए अपने इंटरनली रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह के माध्यम से होते हैं। तो इंडिया टुडे नीलसन एक सर्वे करता है। हम जब आए थे इस विश्वविद्यालय में तो हमारे विश्वविद्यालय का जो नंबर था वो 42वें नंबर में था, लास्ट ईयर 22वें नंबर पे पहुंचा है, और इस बार ही 22वें नंबर पे UGC क्या रिटेन कहता किया। है? UGC क्या कहता है? UGC का कोई अभी मापदंड, NAC के द्वारा समझिए इसका एक्रेडिटेशन yes, होता है। same thing. NAC के जो पॉइंट्स आते हैं, हमारा B ग्रेड में विश्वविद्यालय था, जो हमने भी कैलकुलेट किए 3.19 हमको मिलते हैं, जो हमने परिश्रम मेहनत की है उसके अंदर A ग्रेड हमको मिलेगा जब भी NAC की हमारी कमेटी आपके आने के बाद बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आई हैं, जी। राष्ट्रपति आए हैं, जी उपराष्ट्रपति आए हैं, जी मुख्यमंत्री तो खैर आते ही रहते हैं, उनका तो प्रदेश है। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ता है कि सही में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए? तब कुछ बात दोनों का ही स्तर बढ़ता है। जब समझिए कि राज्यपाल यहाँ पर आएंगे, जब RBI का गवर्नर यहाँ पे आएगा और जाकर के देखेगा, RBI के गवर्नर ने हमको तो 25 मिनट समय दिया था, लगभग 1.5 घंटे तक, वही 5 बजे के बाद में पूरा ऑडिटोरियम हमारा भरा हुआ था। जो इंटरेक्शन किया, बाद में जाकर उन्होंने हमको प्रशंसा की। दलाई लामा जी यहाँ पे आए कन्वोकेशन में, राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए। अब हमारी इच्छा होती कि मिलिट्री के जनरल को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको हम बुलाएं। इनके आगमन से ही संस्कार बदलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। वो जो कमेंट्स हमारे पास लिख करके गए हैं विजिटर्स बुक में, वो तो कोई समझ बेमानी नहीं हो सकते, खुद लिख कर गए कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कितना अच्छा कैंपस है, कितने वेदर कंडीशंस है, लाइब्रेरी हमारी कितनी अच्छी है। और यूसिक जो है यूनिवर्सिटी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारा लैब है, वो आप देखिए करोड़ों की वहाँ पर हमारे पास संपत्तियाँ हैं। इसी तरह बायोटेक डिपार्टमेंट में लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च के हमारे पास में उपलब्ध है। अच्छा, केमिस्ट्री में पॉलीमर केमिस्ट्री पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैथमेटिक्स में टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, पहले भी थे और आज भी उस लीगेसी को हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अभी विवाद हो गया एक कि एक मार्कशीट कोई उड़ा के ले गए, तो क्या सिक्योरिटी है ही नहीं? नहीं, मार्कशीट उड़ा नहीं है, इसकी गलत रिपोर्टिंग हुई है। हुआ है कि एक लड़का जो गया मार्कशीट बनाने के लिए अपने मित्र की, उसको मार्कशीट बनाने वाले के जो इसमें जो कोडिंग होती है, कोडिंग हमारे पास में, इनका नॉमेनक्लेचर हमारे पास में नहीं है, तो ये तुम जाओ और उनके डिपार्टमेंट से लिखवा के ले आओ। कोई जाली मार्कशीट इशू नहीं हुई, खाली मार्कशीट लेके गया था। लेकिन जिसके पास में गया उसने कहा ये तो दूसरा लड़का है, ठीक ठाक लड़का नहीं, उसने उसकी कंप्लेंट कर दी। तो धीरे धीरे विवाद जो बढ़ गया। एक और विवाद, कोई जाली मार्कशीट इशू नहीं हुई। एक और विवाद आ गया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से संस्थान है, उनके जो डायरेक्टर लगते हैं उनको लेके हुआ कि जूनियर को बना दिया, इस तरह से विवाद हुआ और मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचा। ये क्या चीज़ है? नहीं, वो तो देखिए कुलपति का प्रेरोगेटिव होता है इस प्रकार का, वो देखते हैं कि और एक तो कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं है। हमारे 2 तरह से संबंधी विभागाध्यक्ष लगते हैं, एक तो रोटेशन बाय सीनियरिटी, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो भी सीनियरिटी ले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर जब हमारा हस्तक्षेप हो सकता है, हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है, जैसे BCI की टीम आने वाली है, मुझे लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो BCI में अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वाइस चांसलर उसको रिप्लेस करता है। इसमें कोई किसी प्रकार का विशेष विवाद नहीं था। प्रोफेसर वाजपेयी जी, आपने ETV के साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत आपके विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।